Hello everyone. We are going to revise English whatever you read in last week. In this duration I will revise everything important and doubtful. So in last week I taught you about this steps of writing, types of narratives, personal story detail, and I also gave you example of personal story, and I taught you about subject verb agreement, and these were the two examples I taught in last period. I am going to give you more examples of subject verb agreement. अब हम थोड़े एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं subject verb agreement के. I hope you all have revised whatever I taught you in last week. See, he eats cake and they eat cake. सबसे पहले मैंने बताया था we have to find subject and verb. सब्जेक्ट कौन होता है? जो डूअर होता है, एंड वर्ब इज़ वर्क. ही ईट्स केक, इसमें काम क्या हो रहा है? ईट. तो ईट्स इज वर्ब, और काम को करने वाला डूअर कौन है? ही, एंड डूअर इज ऑलवेज सब्जेक्ट. तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब को फाइंड कर लिया है. अब इसके बाद हमने देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में हैं या नहीं. मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल. और जब वर्ब सिंगुलर होती है तो एस लगाते हैं, और अगर वर्ब प्लूरल होती है तो एस नहीं लगाते. ये मैंने लास्ट पीरियड में बताया था, जो मैंने पिछले फ्राइडे को वीडियो दिया था. ही इज सिंगुलर, तो यहाँ पे एस लगा है क्योंकि ईट इज़ वर्ब, और वर्ब के साथ सिंगुलर में एस लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. अब यहाँ पे दे ईट केक, दे सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, बाकी सब सेम है. तो यहाँ पे दे क्या है? प्लूरल है. एक से ज़्यादा लोगों के लिए दे लिखते हैं. अब सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, तो सब वर्ब इज़ ऑल्सो प्लूरल. अब यहाँ पे ईट के साथ एस नहीं लगेगा, ओनली ईट आएगा, बिकॉज एस तब लगता है जब प्लूरल सिंगुलर होता है. वर्ब के साथ एस तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और एस प्लूरल में नहीं लगता. क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज एब्सेंट. अब इसमें वर्ब और सब्जेक्ट क्या है? इसमें वर्ब है इज, और कौन एब्सेंट है? ए स्टूडेंट. एक स्टूडेंट क्लास का एब्सेंट है. एब्सेंट कौन है? ए स्टूडेंट. तो इसमें अ स्टूडेंट क्या है? सब्जेक्ट है, और इज है वर्ब. तो सब्जेक्ट और वर्ब मैंने फाइंड आउट कर लिया है. अब यहाँ पे अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर एब्सेंट नहीं आएगा, इज आएगा, बिकॉज स्टूडेंट कितने एब्सेंट है? एक. तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ पे इज आएगा. सेकंड देखो, मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर एब्सेंट. अब यहाँ पे कितने बच्चे एब्सेंट हैं? मैनी स्टूडेंट्स. ठीक है, वर्ब सेम रहेगी, वर्ब इसमें आर है और मैनी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है. कितने बच्चे एब्सेंट हैं? मैनी स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो मैनी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गया. अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, तो यहाँ पे आर आएगा, इज नहीं आएगा. क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्स्ट फीचर्स. टेक्स्ट फीचर्स क्या होते हैं एंड इनकी नीड क्या होती है? टेक्स्ट फीचर्स are used to make text interesting and to understand better. किसी भी टेक्स्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एडिशनल फीचर्स यूज़ करते हैं टेक्स्ट में, उनको बोलते हैं टेक्स्ट फीचर्स. क्लियर? अब कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं. फर्स्ट टाइप है टाइटल. जो भी हम पैराग्राफ ऐसे या कुछ भी लिखते हैं, हम टाइटल लिखते हैं. उसका किस लिए लिखते हैं? ताकि हमें पूरा का पूरा पढ़ने से पहले पता लग जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो टाइटल क्या है? एक टेक्स्ट फीचर है. इससे हमारा इंटरेस्ट बनता है उस टॉपिक में. ठीक है, तो फॉर टॉपिक ऑफ टेक्स्ट हम टाइटल यूज़ करते हैं. टाइटल इज़ ऑल्सो ए टेक्स्ट फीचर, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाता है और हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करता है जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके लिए. नेक्स्ट टाइप इज़ ग्लोसरी. इट टेल्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, जोट डाउन. जोट डाउन का मीन होता है राइट डाउन. अब कई बार हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग स्किल्स में
जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स या न्यू वर्ड्स हम जिनको बोलते हैं, ठीक है, हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम उसको क्रिएटिव बना सकें और हमारा इंटरेस्ट उस टेक्स्ट में और आ सके, ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड्स यूज़ करते रहेंगे, राइट, रीड, तो वो सब कुछ बोरिंग होगा, क्योंकि हम हमेशा से वैसे ही लिखते रहते हैं। तो अगर हम राइट डाउन की जगह जोट डाउन लिखते हैं तो वो कुछ इंटरेस्टिंग लगता है और हमारा इंटरेस्ट पैदा होता है कि जोट डाउन का मीन क्या होता है। क्लियर? थर्ड टाइप इज़ हेडिंग। टू डिवाइड टेक्स्ट इन सेक्शंस। मान लो आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो और जिसमें जैसे हम लिखते हैं फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ पोल्यूशन। अब फैक्टर्स ऑफ पोल्यूशन तो बहुत सारे हैं। अब मैंने क्या करना है, सारे के सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड लिख दिया इंडस्ट्रीज, थर्ड कुछ और लिख दिया। तो इनकी जो अलग अलग मैं हेडिंग दे रही हूँ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? टेक्स्ट फीचर है, जो आपको इस अंदर वाले मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है और आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है। क्या आप इन लाइंस के अंदर क्या पढ़ने वाले हो? इन लाइंस के अंदर आप पढ़ोगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, इन लाइंस के अंदर आप पढ़ोगे इंडस्ट्रीज़ कैसे पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो इट इज सेम एज टाइटल। टाइटल एक ही होता है पूरे पैराग्राफ का, पर जो हेडिंग्स होती हैं ये पूरे टेक्स्ट को सेक्शंस में डिवाइड करती हैं। जब आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं तो उनको हेडिंग बोल देते हैं, और ये भी क्या है? एक टेक्स्ट फीचर है। फोर्थ इज़ बोल्ड पॉइंट्स। जो आपको बुक में या कहीं पे भी आप कुछ रीड करते हो, डार्क बोल्ड में दिया होता है, वो किस लिए दिया होता है? इट शोज़ इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए बोल्ड में दिया होता है। तो वो भी क्या है? एक टेक्स्ट फीचर है। फिफ्थ इज़ कैप्शंस। आपने कई बार देखा होगा सोशल मीडिया पे जो भी पिक्चर्स या इमेजेस वगैरह होती हैं, उसके नीचे दिया होता है, कुछ लाइंस लिखी होती हैं या उसके ऊपर कुछ लाइंस लिखी होती हैं जो उस पिक्चर के बारे में कुछ बताती हैं, राइट? तो कैप्शंस एक्सप्लेन व्हाट एन इमेज इज़ अबाउट। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक पोट बनाया है, इसके नीचे मैंने लिख दिया माय पोट, सिंपल। तो जो कैप्शन का मतलब होता है, जो आप इमेज के नीचे या फिर ऊपर लिखते हो उस इमेज के बारे में कुछ बताने के लिए। इट कैन बी अबव और बिलो, तो इनको बोलते हैं कैप्शंस। ये भी एक टेक्स्ट फीचर है। नेक्स्ट एफ पार्ट इज मैप्स एंड टेबल्स। आपने कई बार देखा होगा एसएसटी में, मैथ्स में आपको मैप्स और बार ग्राफ की हेल्प से कुछ समझाया जाता है। जब बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो उसको आपको इजी बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट, टेबल्स, इनकी हेल्प ली जाती है। तो ये भी क्या होते हैं? टेक्स्ट फीचर्स होते हैं। ये हमको किस लिए हेल्प करते हैं? विजुअल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। विजुअल इन्फॉर्मेशन मतलब जो आपको लर्न नहीं करना, सिर्फ आपको देख के आइडिया लगाना है कि कौन सी चीज़ कम है, कौन सी किससे ज़्यादा है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पोल्यूशन है, इस टाइप में आपको इसलिए बार ग्राफ का आइडिया दिया जाता है। तो ये भी टेक्स्ट फीचर्स होते हैं। जी पार्ट इज़ बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स में जैसे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि आप इजीली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाओ, आपको बुलेट पॉइंट्स में मेन पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स इज ऑल्सो टेक्स्ट फीचर। एच पार्ट इज इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस शोइंग बाय एग्जाम्पल। मतलब अगर आपको कोई भी मैं छोटा सा डायग्राम बना के कुछ समझाने की कोशिश करूँ तो वो क्या है? इलस्ट्रेशंस है। इलस्ट्रेशंस का सिंपल मीनिंग होता है एग्जाम्पल। मीन्स अगर मुझे प्लेग्राउंड का एग्जाम्पल देना है, अगर मैं आपको मैथ्स टीच कर रही हूँ और मुझे प्लेग्राउंड की पेरीमीटर निकालनी है, तो मैं बोर्ड पे क्या करूँगी? ऐसे प्लेग्राउंड बना दूँगी। तो ये क्या है? प्लेग्राउंड का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल इज इलस्ट्रेशंस। मतलब इलस्ट्रेशंस के लिए जो भी आप अपने वे में कुछ ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करते हो, दैट इज़ इलस्ट्रेशंस। अब ये हमारा जो टॉपिक है टेक्स्ट फीचर्स का, ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ब। कितने टाइप की वर्ब होती हैं और वर्ब क्या होती है? वर्ब मैं समझा चुकी हूँ, वर्ब क्या होती है। एनी वर्क डन इन सेंटेंस इज वर्ब। कोई भी काम होना, कोई सेंटेंस में जो भी काम हो रहा हो उसको वर्ब कहते हैं। कितने टाइप की वर्ब होती है? 2 टाइप की, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। क्लियर? अब रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले जो सिमिलैरिटी होती है मैं वो बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे इजी से। बी एंड सी पार्ट पे फोकस करेंगे रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के लिए। बी पार्ट इज
present tense is same and present tense is same for both verb. For example, allow और eat. अगर मुझे allow का present tense बनाना है तो मैं allows लिखूंगी, s लगाऊंगी. वैसे ही eat क्या है, एक irregular verb है. अगर मुझे eat का present tense बनाना है सिंगुलर में तो मैं इसके आगे भी s लगाऊंगी. मतलब दोनों में s लगा के प्रेजेंट टेंस बनता है. तो दोनों की जो प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. अब फ्यूचर टेंस देखते हैं. फ्यूचर टेंस इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ वर्ब्स. फ्यूचर टेंस के लिए हम विल या शैल लगाते हैं. ठीक है. तो अलाउ अगर रेगुलर वर्ब है तो मैंने इसका फ्यूचर टेंस बनाना है तो मैंने लगा दिया विल अलाउ. सी क्या है, एक इरेगुलर वर्ब है. अब ये कैसे है अलाउ और सी, रेगुलर इरेगुलर, ये फर्स्ट पॉइंट से पता लग जाएगा. पहले इतना देख लेते हैं. अलाउ और सी दोनों का अगर मुझे फ्यूचर टेंस बनाना है, एक रेगुलर है एक इरेगुलर है, तो दोनों में मुझे विल लगाना पड़ेगा. मतलब दोनों की फ्यूचर टेंस बनाने के लिए मुझे विल लगाना है. दोनों की प्रेजेंट टेंस सिंगुलर में बनाने के लिए मुझे एस लगाना है. तो दोनों की प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में कोई फ़र्क नहीं है. ठीक है. फ़र्क कैसे पता लगता है दोनों में? फर्स्ट पॉइंट से. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. इन पास्ट टेंस वी ऐड ईडी और डी फॉर रेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब के लिए अगर आपको उसकी पास्ट टेंस बनानी है तो उसमें ईडी लगेगा या फिर डी लगेगा. फॉर एग्जांपल अलाउ, अलाउड. अलाउ की पास्ट फॉर्म होती है अलाउड, ईडी लगा दिया. आस्क, आस्क्ड. डांस, डांस्ड. तो डांस में डी लगाया है, आस्क और अलाउ में ईडी लगाया है. जब भी डी लास्ट में लगता है पास्ट फॉर्म में तो वो रेगुलर वर्ब होती है. क्लियर. इरेगुलर वर्ब में पास्ट टेंस इज डिफरेंट. इरेगुलर वर्ब में डी लास्ट में नहीं आता, उसकी पास्ट फॉर्म कुछ और होती है. फॉर एग्जांपल ईट की पास्ट फॉर्म एट, सी की पास्ट फॉर्म सो, नो की पास्ट फॉर्म नोड तो नहीं होती, न्यू होती है. तो इट मीन्स जिनकी पास्ट फॉर्म में लास्ट में डी नहीं आता वो क्या होती हैं? इरेगुलर वर्ब्स होती हैं. ठीक है. और जिनकी पास्ट फॉर्म में डी आता है लास्ट में वो सब रेगुलर वर्ब्स होती हैं. तो अब क्लियर है कि अलाउ का एग्जाम्पल मैंने इसमें क्यों दिया, क्योंकि अलाउड बनता है तो ये रेगुलर बनती है. ईट का मैंने इसमें क्यों दिया, क्योंकि ईट का पास्ट एट बनता है तो वो इरेगुलर बनती है. सी का सोड तो नहीं बनता, पास्ट फॉर्म सो बनता है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल इरेगुलर में दिया था. पर दोनों में प्रेजेंट और फ्यूचर बनाने के लिए एस और विल लगाते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस सिर्फ पास्ट टेंस से पता लगता है. क्लियर है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डायरी एंट्री. लास्ट वीडियो में हमने पर्सनल पढ़े थे, पर्सनल स्टोरी कैसे लिखते हैं. अब हम डायरी एंट्री देखते हैं कि कैसे लिखते हैं. डायरी एंट्री किस लिए होती है? पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए. ठीक है. अब मैंने बताया था कि कुछ भी लिखना हो, नरेटिव कितने भी टाइप 4 टाइप्स के हैं उसमें से आपको कुछ भी लिखना हो तो आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं राइटिंग के? आइडिएटिंग, ड्राफ्ट, एनहांस, एडिट एंड लास्ट इज पब्लिश. पब्लिश मीन्स यू आर डन. मीन्स आपको सिर्फ ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं चाहे आप कोई भी किसी भी टाइप का नरेटिव लिखो. नरेटिव मीन्स स्टोरी. कोई भी टाइप की आप स्टोरी लिखो, चाहे वो पर्सनल स्टोरी हो, शॉर्ट स्टोरी हो, डायरी एंट्री हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं. तो आइडिएटिंग के लिए डायरी एंट्री में हम क्या फॉलो करेंगे? ई फैट. फर्स्ट स्टेप राइटिंग का आइडिएटिंग होता है. आइडिएटिंग मीन्स आइडियाज़ सोचना कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या लिखने वाले हो. बताया था मैंने लास्ट वीडियो में. जिसको डाउट हो वो लास्ट वीडियो देख सकता है. तो फर्स्ट स्टेप है आइडिएटिंग. आइडिएटिंग ऑफ डायरी एंट्री के लिए आप ई फैट याद रखोगे. ई फैट मीन्स ई का मतलब है इवेंट, कौन सा इवेंट के बारे में आप लिखना चाहते हो. एफ का मतलब है फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे थे. ए का मतलब है एक्शन और फिर आपने क्या किया, क्या एक्शन लिया उस फीलिंग के बाद. एंड टी मीन्स थॉट्स, और आपके क्या क्या थॉट्स अब आपके माइंड में उस इवेंट के बारे में हैं, वो सब आपको डायरी एंट्री में लिखना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू राइट ए डायरी एंट्री टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. आप गेस करो कि आप क्या हो, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया से आपको मिलने का मौका मिला और आप ये सब अपना एक्सपीरियंस डायरी एंट्री में लिखना चाहते हो.
तो आप कैसे लिखोगे, ड्राफ्ट, आइडिएटिंग के ये स्टेप्स हैं, आइडिएटिंग के बाद होता है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट के लिए कैसे फॉर्मेट होता है ये देख लो। फॉर्मेट में जो डायरी एंट्री का फॉर्मेट होता है उसमें वर्ड लिमिट होती है 100 to 150 वर्ड्स। क्लियर है। अब इसका फॉर्मेट कैसे होता है, ये आपको बॉक्स बनाना है डायरी एंट्री का। इस साइड पे आपने डेट लिखनी है, ये मैंने ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में आपको डेट लिखनी है इस तरह से, सेकंड में आपको टाइम और डे लिखना है इसी तरह से। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और आपको स्टार्ट करना है डियर डायरी। क्लियर। ये फॉर्मेट है डायरी एंट्री का, ये हम ड्राफ्ट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे स्टार्ट करेंगे, इवेंट से। क्या इवेंट था, इवेंट क्या था, कैसे स्टार्ट करोगे। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। टुडे आई मेट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एट एन इवेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन वट एवर, इन योर स्कूल और इन स्टेडियम, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। क्लियर। तो इवेंट से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आप एक दो लाइनें इसमें ऐड कर सकते हो कि कौन सी जगह थी, वो क्यों आए थे, कैसा इवेंट था, ठीक है। एक दो लाइन्स इसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है एफ, आपको कैसा फील हुआ। आई फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी एंड नर्वस एट द सेम टाइम, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई इनको देख के और मुझे नर्वस भी फील हुआ, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक दो लाइन्स में और एक्सटेंड कर सकते हो अपनी फीलिंग को। उसके बाद है थर्ड पॉइंट इज एक्शन, आपने क्या एक्शन लिया। आई लिसन टू हिज स्पीच पेशेंटली एंड लर्न अबाउट हिज सेक्रीफाइसेस, मैंने उनकी स्पीच को पेशेंटली सुना और मैंने जाना कि उनकी लाइफ में उन्होंने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्शन था। क्या एक्शन था कि आपने उनकी स्पीच को आराम से पेशेंटली सुना। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि उन्होंने स्पीच में अपनी क्या क्या बताया था। लास्ट में आता है थॉट्स। थॉट्स आपके माइंड में क्या थॉट्स हैं उस मीटिंग को लेके। तो यहाँ पे आपका डायरी एंट्री ख़त्म हो जाता है। सक्सेसफुल पीपल आर ऑलवेज हम्बल बिकॉज दे क्रॉस मैनी ऑब्स्टेकल्स इन देयर जर्नी। तो मेरे अंदर उनसे मिलने के बाद लास्ट में क्या थॉट्स हैं जिससे मैं कंक्लूड करूँगी डायरी एंट्री को, कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बहुत हम्बल होते हैं। क्यों होते हैं हम्बल वो, क्योंकि उन्होंने अपनी इस जर्नी में वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया था। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये है डायरी एंट्री और यहाँ पे आज का अपना काम ख़त्म होता है। आपका होमवर्क है कि आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। आप कोई भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और आप अपना होमवर्क मुझे मेरे नंबर पे सेंड करोगे। थैंक यू।